Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have discussed about cell wall, its part, its formation, growth and function. And today we will discuss about the endomembrane system. So first of all, what is endomembrane system? इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज जो एक कोऑर्डिनेटेड वे में, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करती हैं. मतलब चार ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकती, एक कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं और उन चारों ऑर्गेनेलीज को हम कहते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. दैट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी बॉडीज, देन लाइसोसोम एंड वैक्यूल. ये चार ऐसे सेल ऑर्गेनेली हैं जो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करती हैं और इन चारों को हम इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सब इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है. ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि एक इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की फॉर्मेशन कौन करता है. सो दैट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स. ये चारों क्या बनाते हैं? इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. लाइक ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर एनवेलप जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, इसके साथ से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हो जाती है. क्या बन जाती है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसके साथ कंबाइन रहेगी, कनेक्टेड रहेगी? ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ी हुई रहेगी गोल्जी बॉडीज से. ठीक है, किसके साथ? गोल्जी बॉडीज के साथ. तो पहले एक बार हम लोग इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक डायग्राम देख लेते हैं. ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे या हम डिस्कस करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. तो ये जो पूरा इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो हो सकता है कि आधा ही साइटोप्लाज्म कवर करे, या ऐसा भी हो सकता है कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर पेरिफ्री तक, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां तक ये कंटिन्यू कर जाए. सो इसमें वेसिकल्स जो हो जाएंगे, दीज आर द गोल्जियन वेसिकल्स, जो बाद में कन्वर्ट होके लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं. लाइसोसोम्स बन जाएंगे और कुछ वैक्यूल की फॉर्मेशन कर लेते हैं. ठीक है, तो ये जैसे बाहर की तरफ यहाँ से क्या हो जाएगा? दैट विल बी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये क्या है? ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, देन ये हो गया लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स. ये चारों आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. इस इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहला जो पार्ट है दैट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको इंडिपेंडेंटली 1945 में पोर्टर और थॉमसन, इन्होंने अलग अलग से इसको डिस्कवर किया था. लेकिन जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो टर्म है, जो नेम है, इट वाज गिवन बाय पोर्टर. तो अब ये क्वेश्चन अगर आ जाता है कि हु हैड डिस्कवर्ड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप लिख सकते हैं पोर्टर, क्योंकि थॉमसन का बहुत कम बुक्स में जिक्र कर रखा है, इसके बारे में बहुत कम इसका नाम दे रखा है. तो मेनली जो हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में पढ़ते हैं, वो है पोर्टर. तो 1945 में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेम भी और इन्होंने डिस्कवर भी किया था. ठीक है, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इकलौती इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक को कवर करे, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पेरिफ्री के आसपास ये जा सकती है. तो मतलब जो कंप्लीट जो एरिया है उसको दो पार्ट में भी डिवाइड कर लेती है. हो सकता है नहीं भी है तो ये हाफ पार्ट, मतलब हाफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रह जाएगा और हाफ जो है साइटोप्लाज्म का रह जाएगा. तो ये जो एरिया है जहां तक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहेगा वो कहलाएगा ल्यूमिनल
इनको हटा के हम सिर्फ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जहां तक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितना एरिया कवर करेगा उस एरिया को हम कहेंगे ल्यूमिनल, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़ के जो एरिया है, साइटोप्लाज्म का जो एरिया है, वो कहलाएगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूजुअली जो सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स जो होती हैं, ऐसी सेल जिनमें बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सेल में इंडोप्लाज्मिक का जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा हाई होगा। किसमें? मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में। उसके बाद जो स्टोरेज सेल हैं, स्टोरेज सेल में इनसे थोड़ा कम होगा। फिर स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं उनमें और भी कम होगा, बहुत कम होगा। और जो रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है, उसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट रहता है। तो सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल है। स्टोरेज सेल में कम होगा एज कंपेयर टू द मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, लेकिन स्पर्मेटोसाइट से ज़्यादा होगा। स्पर्मेटोसाइट में सबसे कम होगा, और रेड ब्लड सेल में एक मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो हिस्सा जो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट रहता है और जिस पे कुछ ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? ग्रेन्यूल्स, पार्टिकल्स, कण। लाइट माइक्रोस्कोप में तो ये दिखेगा नहीं, किस में दिखेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो कुछ ऐसा पार्ट जहां पर कुछ ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं, उस ER को, उस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं ग्रेन्युलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हमेशा न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होगा, जो कि हमेशा न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो ग्रेन्यूल्स जो नजर आ रहे हैं, ये ग्रेन्यूल्स क्या हैं? ये राइबोसोम्स हैं। क्या है ये? राइबोसोम्स। और इन राइबोसोम्स की जो अटैचमेंट हो रही है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, इन राइबोसोम्स की जो अटैचमेंट हो रही है, ये अटैच जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ये कुछ स्पेशल प्रोटीन्स की हेल्प से, कुछ स्पेशल कंपोनेंट की हेल्प से अटैच रहते हैं, एंड दे आर नोन एज राइबोफोरिन। क्या बोलेंगे उनको? राइबोफोरिन। तो दो तरह के राइबोफोरिन होते हैं, राइबोफोरिन 1 और राइबोफोरिन 2, और ये दोनों ही राइबोसोम्स की अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन दोनों के कारण राइबोसोम्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच रहते हैं और प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं। तो राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्रीज को कहते हैं। अब ये राइबोसोम क्या करेगा? ये फंक्शन भी हो जाएगा RER का। ये जो राइबोसोम्स हैं, ये प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करेंगे, पॉलीपेप्टाइड्स बनाएंगे, और उन पॉलीपेप्टाइड्स को इन राइबोसोम्स में, RER में कुछ होल होता है, कुछ एरिया खाली जगह जो होती है, वहाँ से इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स की एग्जिट करवाते हैं, ठीक है, उनको वहाँ से निकलवाते हैं। दूसरा कि जो लाइसोसोम बनाने वाली जो एंजाइम्स हैं, उनके जो प्रिकर्सर है, उस प्रिकर्सर, एंजाइम प्रिकर्सर की फॉर्मेशन भी RER करता है। किसकी? एंजाइम प्रिकर्सर। किसके लिए चाहिए? लाइसोसोम बनाने के लिए चाहिए। कौन बनाएगा? RER बनाएगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दूसरा क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो ये लाइसोसोम की फॉर्मेशन के लिए हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जिनको फॉर्म करता है कौन? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हट के थोड़ा आगे की तरफ, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर, कुछ एक ग्रेन्युलर बिल्कुल स्मूथ स्ट्रक्चर हमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नजर आएगा, और ये जो कहलाएगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर एक ग्रेन्युलर
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब जिस पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं हैं, जिस पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं हैं, बिल्कुल स्मूथ स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा एंड दैट इज नोन एज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यूजुअली ये लीवर सेल में पाया जाता है, ठीक है, और इसका काम क्या है, इसका काम है डिटॉक्सिफिकेशन, ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। सेकेंड थिंग, ये लिपिड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, स्टिरोल्स बनाता है, और जो प्रोटीन्स वगैरह हैं, उन जो लाइपोप्रोटीन है या ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, उनकी फॉर्मेशन भी SER करता है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों मिलके कई बार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन भी करते हैं, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनाते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा कि जब टीलोफेज जो आता है, ठीक है, जब टीलोफेज आता है, और जब टीलोफेज में मतलब इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस है, मियोसिस है, इसके 4 स्टेजेस हैं। लास्ट वाली जो स्टेज है टीलोफेज है, और उस टीलोफेज में जब 2 डॉटर सेल बनती हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू होता है, उससे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होता है, और वो कौन करवाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, लिपिड्स चाहिए, कौन प्रोड्यूस करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोमेम्ब्रेन सिंथेसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फॉर्मेशन जो है उसको कहेंगे बायोमेम्ब्रेन जेनेसिस या फिर बायोजेनेसिस ऑफ मेम्ब्रेन, कि मेम्ब्रेन को RER और SER ने प्रोड्यूस किया है, बनाया है, लिपिड और प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करके, सिक्रीट करके। अगला जो फंक्शन क्या है कि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कई बार क्या करेगा, न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक अटैच रहेगा, तो जो मूवमेंट है सब्सटेंस की, उस मूवमेंट में भी ये हेल्प करता है। कोई भी सब्सटेंस है उसकी ट्रांसपोर्टेशन में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। अगर पूरा नहीं कवर करके रखा है, कुछ हिस्सा ही कवर कर रखा है, तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जो मूवमेंट होगी वो भी किसके कारण होगी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण। तो ये क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब वो किन चीजों से बना हुआ है। ये फंक्शंस याद कर लेना बेटा, जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ना, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, या फिर ल्यूमिनल एक्स्ट्रा ल्यूमिनल क्या होगा, लिपिड कौन बनाता है, एंजाइम्स की फॉर्मेशन कौन करता है, लाइसोसोम में मेनली कौन सा जो ER है वो हेल्प करता है लाइसोसोम फॉर्मेशन में। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे ER के कंपोनेंट्स की, मतलब जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो उसमें 3 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो है वो ऐसे, ये आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ना, जो अटैच हैं, जो ब्रांच्ड हैं, ये कहलाते हैं, जो एक स्टैक की तरह प्रेजेंट रहते हैं। किसकी तरह, स्टैक की तरह, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सिस्टर्नी, जिसमें राइबोसोम्स भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो यूजुअली जो RER है ना, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी जो फॉर्मेशन है वो सिस्टर्नी करता है। कौन करता है, सिस्टर्नी। ये अराउंड 10 to 50 नैनोमीटर क्या है, इनका डायामीटर रहता है। दूसरा जो पार्ट है दैट इज वेसिकल्स। वेसिकल्स जो हैं ऐसे गोल ओवल शेप स्ट्रक्चर्स रहते हैं, और ये सिस्टर्नी से दूर, ये रहे देखो, ये वेसिकल्स हैं, ये सिस्टर्नी से दूर रहते हैं, इनका डायमीटर सिस्टर्नी से ज़्यादा होता है, कुल मिला के कुछ 500 नैनोमीटर तक। फिर आ जाते हैं ट्यूब्यूल्स।
ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा और ये ट्यूब्यूल्स वेसिकल्स और सिस्टर्नी को कनेक्ट करते हैं और ये दोनों मेनली स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो तीनों हैं, सिस्टर्नी, देन वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स, इन तीनों से बनता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया? इसके अलावा एक और चीज़ है, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये डेस्मोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है? डेस्मोट्यूब्यूल्स प्लांट्स के अंदर। और ये जो डेस्मोट्यूब्यूल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? दो सेल्स के बीच का कनेक्शन, कि जहाँ से दो सेल्स के बीच में मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। तो इस प्लाज्मोडेस्माटा की फॉर्मेशन भी है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। क्या करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसकी फॉर्म में? डेस्मोट्यूब्यूल्स की फॉर्म में। समझ में आया? ये जो ट्यूब्यूल्स है इनका नैनोमीटर जो डायमीटर है कुछ 100 नैनोमीटर होता है, मतलब वेसिकल्स से कम होगा। सबसे ज़्यादा जो डायमीटर होगा वो वेसिकल्स का होगा, सबसे कम जो होगा वो सिस्टर्नी का होगा। सिस्टर्नी हमेशा स्टैक लाइक स्ट्रक्चर में एक गट्ठड़ की तरह, स्टैक की तरह ये प्रेजेंट रहते हैं। सो दिस वाज अबाउट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसके बारे में हमने पढ़ा। फंक्शन हमने साथ ही साथ कवर कर लिए। RER के बारे में पढ़ा, SER के बारे में पढ़ा, और कॉमन भी कुछ फंक्शंस हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, या इस पूरे जो साइटोप्लाज्म को भाई दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक कनेक्टर की तरह वर्क कर रहे हैं, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन करवा रहा है, एंजाइम्स की फॉर्मेशन हो रही है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो प्रोसेसिंग जो हो रही है वो भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही है। तो आज इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है दैट इज गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी कह सकते हो, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।